मोक्षमार्गस्य मतलब नेतारम् कौन के लिए क्या बुला भेतारं इसको एक बार। कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोली उमा जय स्वामी महाराज की जय। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। हम तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कितने सूत्र पढ़ लिए थे? कल हम 20 पे थे, 20 पे 20 थे दीदी, सूत्र है 20 ना, हो गया था। 20वां सूत्र हमने। हाँ जी। हाँ, तो हमने जो पिछले सूत्र थे उसमें हम तालाब आदि की हमने चर्चा की थी ना, कि पद्म हाँ तालाब जी। है, फिर उसमें जो है कमल है, महल है देवी का, वहां देवी रहती है, और फिर गंगा सिंधु नदी निकलती है। तो एक बार जी उसको मैं शो करने की कोशिश करती हूँ कि क्या, देखिए आप ठीक। एक बार देखें। ये देखो, दिख रहा है सबको? हाँ सबको मेरे जी, को दिख फोटो गया। नहीं आ दिख रहा है? रही। हाँ। हाँ दिख रहा है। हाँ, चलिए देखिए। तो ये मैंने इसमें आपको जो चीज बताई है ना, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बैक करती हूँ। एक, ये देखिए, ये रहा, ये है पदम तालाब, पदम सरोवर है ना, जो पहला पर्वत था, हिमवन नाम का पहला पर्वत था, ठीक है। हाँ जी। हाँ उस हिमवन पर्वत पे ये आपको बीचों बीच पदम सर, रुको इसको वापस से एक बार थोड़ा सा बैक करती हूँ। आज क्लास में नहीं ले रही हूँ, कल लूंगी, आवाज ही नहीं आ रहा मेरे को तो। ये देखो, ये हिमवत पर्वत के ऊपर ये आपको पदम सरोवर दिख रहा है, ठीक है। हम्म, इस पदम सरोवर में जो आपको दो दरवाजे दिखे थे ना, दो बने हुए कोट, वो क्या है? वो है जिधर से गंगा सिंधु नदी निकलती है। ये देखिए, दिख रहे हैं ना ये गंगा हम्म, सिंधु नदी निकलने के दो दरवाजे दिख रहे हैं आपको जैसे बने हुए। फिर हाँ ये जी। हाँ बीच, हाँ हाँ, दिख ये रहा है। बीचों बीच में ये दिख रहा है कमल, ठीक है। और इस कमल हाँ के ऊपर ये देवी का महल बना हुआ है। इसको हम हम्म, और अच्छे से अच्छा दिखाइए आपको, देखिए कमल। हाँ 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 दिख रहा दिख रहा है। है। हाँ, ये कमल है, ये हमने आपको बताया था कल कि इसकी कितनी पंखुड़ियां हैं, और ये ऐसा 11 कमल इसके पैटर्न। ऊपर बना हुआ है। तो ये मेरे को आपको दिखाना था, वैसे और भी अच्छा दिखाती, पर अपने लैपटॉप की वजह से चलो ठीक है, जितना हो गया उतना ठीक है ना। जी। हाँ, तो ये देखो, फिर ये जो मैंने आपको बताया था कि पद्म सरोवर से दो नदियां निकलेगी ना, दो मैंने आपको द्वार बताए थे, वो गंगा और सिंधु नदी निकलने के लिए। वो गंगा हम्म। सिंधु नदी क्या है, आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के ये देखो, ये दिख रहा है गोमुख आपको, ये वाला, हाँ ये गोमुख है। हाँ हम्म, यहां से वो नदी गिरेगी, और वो नदी गिर करके ये भगवान जी की प्रतिमा दिख रही है, इस हाँ। प्रतिमा हम्म, का अभिषेक होगा। ये मतलब कंटिन्यू चलता है, कभी भी बंद नहीं होता है। और इसके नीचे भी एक महल दिख रहा है, ये महल बना हाँ। हुआ है। अब देखो इस गोमुख से कैसे नदी निकलती है और कैसे भगवान का अभिषेक होता है, वो देखते हैं अपन। ये देखो, आगे वाली स्क्रीन ही नहीं आ रही। एक मिनट, ये देखो, दिख रहा है?
ये देखिए, ये हाँ। इस तरह से गंगा नदी जो है, ये मतलब गोमुख होता है, ये भी बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। और उससे आकर के ये ऐसे गंगा जल निकलता है, और ये भगवान का अभिषेक इस तरह से होता है। तो ये मेरे को आपको दिखाना था इसमें कि पद्म सरोवर से किस प्रकार से दो नदियां निकलती है, और वो दोनों नदियां, एक जाती है नदी पूर्व की तरफ और एक जाती है पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। है ना। अब आज मेरे को कुछ बात करनी थी, ये जो हमने जम्बू द्वीप और ये जो पढ़े थे ना, जम्बू द्वीप के ऊपर क्षेत्र बने हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में कौन कौन सी भूमियां हैं, भोग भूमि है, और क्या बोलते हैं उसको, कर्म भूमि है। तो थोड़ा सा आज हम उसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब जम्बू द्वीप की बात चली ही है, तो हम एक चीज ये आपको बता देते हैं कि सारे क्षेत्र बताए थे ना कल आपको, भरत क्षेत्र, हम्म। फिर हेम हिमवन, हेमवत वो क्या बोलते हैं, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, ये जो सारे रम्य। क्षेत्र, एरावत, ये क्षेत्र बताए थे। तो इसमें से कौन कौन से क्षेत्र तो में तो भोग भूमि है, और कौन से क्षेत्र में कर्म भूमि है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज नया सूत्र पढ़ने के बजाय जो मैं जम्बू द्वीप है ना, उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये दो तरह की भूमियां होती हैं, एक भूमि होती है कर्म भूमि, और एक होती है भोग भूमि। कर्म भूमि का मतलब क्या होता है? कर्म भूमि का मतलब है जहां इंसान को या आदमी को काम करना पड़ता है, चाहे उसको पहनना है, ओढ़ना है, खाना है, पीना है, सोना है, इन सब के लिए उसको काम करना है। जैसे आभूषण चाहिए तो खुद को मेहनत करके लाने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई 80 कृषि वाणिज्य शिल्प ही आ जाएंगे इसमें। हाँ, ये सब काम करने पड़ते हैं, तो ये वो कहलाती है कर्म भूमि। और भोग भूमि क्या कहलाती है? जहां इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता, उनको सारी की सारी चीजें कहाँ से मिल जाती है? कल्प वृक्षों कल्प से मिल वृक्ष। जाती है। तो उसको हम कहते हैं कौन सी भूमि? भोग भोग भूमि। भूमि। भोग भूमि। तो ये भोग भूमि। भोग भूमि में तीन तरह की है। एक होती है उत्तम भोग भूमि, एक होता है मध्यम भोग भूमि, और एक होता है जघन्य भोग भूमि। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? बस इसमें थोड़े थोड़े दिनों का फर्क होता है। जैसे जो काम वहां पर उत्तम भोग भूमि में 3 दिन में हो जाता है, वो मध्यम भोग भूमि में 5 दिन में होगा, और जघन्य में 7 दिन में होगा। भोग भूमि में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? वहां पर बच्चों का जुगलिया जन्म होता है, यानी वहां पर दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, और उनके माता पिता की डेथ भी एक साथ होती है। जैसे हम्म। उनको छींक आती है और उबासी आती है, तो ऐसा करने हाँ। से उनके माता पिता की तो डेथ हो जाती है, और दो बच्चों का जन्म हुआ। अब वो दोनों बच्चे ही जब बड़े हो जाते हैं, तो वो आपस में हस्बैंड वाइफ की तरफ रहते हैं। ये वहां की व्यवस्था होती है, भोग भूमि की व्यवस्था ऐसी ही होती है कि उनको, पहले वो एक ही माँ के गर्भ से निकले, लेकिन बाद में उन दोनों को हस्बैंड वाइफ की जैसे रहना होता है, रहते। और वो धीरे धीरे ऐसे करके ही वो बड़े होते हैं। तो अब कैसे बड़े होते हैं, एक सेकंड दिखाती हूँ आपको। एक, अंगूर 3 दिन में अंगूठा चूसते हैं ऐसा है। हाँ 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 हाँ, वही दिखा रही हूँ, एक सेकंड। वो आया ही नहीं क्या चित्र? नहीं, वो शायद आया ही नहीं, चित्र ही नहीं आया इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होता है, ये समझ लो पहले, चलो, कि भोग भूमि में कैसे व्यक्ति अपने आप, उनको कैसे कैसे किन किन पेड़ों से क्या क्या मिल जाता है। तो वहां पर बड़े बड़े कल्प वृक्ष होते हैं, उनके सामने खड़े होकर के जो भी चीज हम इमेजिन करते हैं, वो ही चीज हमारे सामने आ जाती है। तो कैसे कैसे वृक्ष हैं, उनके नाम ये देखो, क्या नाम है उनके? पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग,
दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग, ये 10 प्रकार के वृक्ष है। अब जैसे वो इसके पास में गए, पानांग के पास में, तो उनको पेय पदार्थ जो भी उनकी इच्छा है मन में पीने की, वो उनको मिल जाएगा। तुर्यांग यानी कोई भी वाद्य यंत्र चाहिए बजाने के लिए, गिटार चाहिए, सितार चाहिए, बांसुरी चाहिए, वो सब इससे मिल जाएगी। भूषणांग में उनको सारे प्रकार के आभूषण मिल जाएंगे। वस्त्रांग में वस्त्र मिल जाएंगे। भोजनांग में भोजन मिल जाएंगे। ऐसे ही ये 10 तरह के वृक्ष है, जो इनसे उनके सामने इमेजिन करेंगे वो ही चीज उनको वहां से मिल जाएगी। अब उनको किस प्रकार की क्वालिटी होगी, ये किसको कौन से वस्त्र मिलेंगे, जैसे वस्त्र तो वो जो चाहेंगे ना वो ही मिल जाएंगे उनको, लेकिन क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी होगी ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, ये क्वालिटी उनके पुण्य कर्म पे, यानी उनका जितना पुण्य है उस हिसाब से उनको वो वस्त्र मिल जाएंगे। क्वालिटी उस कपड़े की वैसी ही उनको मिल जाएगी जितना उनका पुण्य है। तो इस तरह से भोग भूमि में कोई काम नहीं करना पड़ता है, वहां पर कल्प वृक्ष से जो चाहिए वो सब कुछ उनको वहां पर मिल जाता है। अब वहां पर ये देखिए, जो हमने कौन कौन से क्षेत्र पढ़े हैं, हमने 7 क्षेत्र पढ़े ना, तो उसमें से भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये 3 प्रकार के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कर्म भूमियां होती है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र जो है, ये अभी क्या चल रहा है, अवसर्पिणी काल चल रहा है। तो 3 काल में तो यहां पर भी ही भोग भूमि थी, यहां पर भी ऐसे ही कल्प वृक्ष थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो अवसर्पिणी काल जब बढ़ता है, चौथा काल जब आता है, तो वो कर्म भूमि, वो भोग भूमि भी किसमें बदल जाती है, कर्म भूमि में बदल जाती है। तो ये फिर 3 प्रकार की कर्म भूमियां हो गई, भरत, ऐरावत और विदेह। विदेह में भी दोनों प्रकार की चीजें हैं, वहां पर कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है। लेकिन बाकी के जो 4 क्षेत्र थे, कौन कौन से, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, यहां चारों पे परमानेंट भोग भूमियां हैं। परमानेंट का क्या मतलब है कि वहां पर देखो व्यक्तियों की संख्या भी फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ की डेथ हुई ना और बच्चों ने जन्म ले लिया, तो यहाँ वहां की जनसंख्या भी फिक्स रहेगी, इसलिए उनको बोलते हैं कि ये परमानेंट भोग भूमियां हैं। और वहां की भोग भूमि में जो मनुष्य होते हैं वो मंद कषाई होते हैं, और वहां पर भोगों की तो प्रधानता है, लेकिन कषाय मंद होने की अपेक्षा से क्या होता है, वो मर करके देव बनते हैं और फिर वापस जन्म लेकर के वो निश्चित रूप से क्या बन जाते हैं, उनको भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। ये वहां की भोग भूमियों की व्यवस्था होती है। अब हम चलते हैं हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, इसमें किस किस प्रकार की भोग भूमि है। तो देखिए, जो हरि है, नहीं पहले भरत क्षेत्र आ गया, भरत क्षेत्र के बाद में आता है हेमवत। तो हेमवत में कौन सी भोग भूमि होगी, जघन्य भोग भूमि। फिर हरि जो है, हरि क्षेत्र में होगी मध्यम भोग भूमि। और जो देवकुरु, उत्तर कुरु यानी विदेह क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, पहले हेमवत, हरि, विदेह, ये मैंने कल चित्र बनाया था, उसमें आपको बताया था, पहले भरत क्षेत्र आता है, फिर हेमवत, हरि, फिर विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र में ही ये देवकुरु और उत्तर कुरु नाम की भोग भूमियां होती है। तो वहां पर उत्तम भोग भूमि होती है, उत्तम भोग भूमि है वहां पर। ठीक है। अब वहां पर ये कैसे बड़े होते हैं, ये मेरे को बताना था ना आपको। तो क्या करते हैं, देखो, क्योंकि जैसे ही बच्चों ने जन्म, नहीं पहले ये समझो मध्यम जघन्य का मतलब क्या होता है। जघन्य भोग भूमि का मतलब तो ये है कि वहां पर बच्चे 49 डेज में बड़े होंगे। बड़े होने का मतलब क्या, कि वो उनको सम्यक दर्शन की पात्रता 49 डेज के अंदर आएगी। जो मध्यम भोग भूमि है, वहां पर 35 डेज के अंदर उनके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता आ जाएगी। और जो उत्तम भोग भूमि है, वहां पर 21 डेज में, मतलब होंगे ही ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आ जाती है उनमें। जैसे एक एक आप बात समझो कि 18 साल की अगर
क्या बोलते हैं, हमारे को वोट देने का अधिकार होता ना 18 साल में। अब हमारे को पात्रता आ गई वोट देने की, अब दे या ना दे ये हमारी मर्जी। ऐसे ही उनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता 21, 35 और 49 दिन में आ जाती है। और बड़े होने का क्रम क्या होता है उनमें, क्योंकि देखो उनके माता पिता की डेथ हो गई और भाई बहन कोई नहीं होता, चाचा चाची नाना नानी कोई नहीं होते वहां पे। तो वो बच्चे आखिर बड़े होते तो होते कैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले वो अंगूठा पीते हैं। अंगूठा पी करके, और वो अंगूठा चूसेंगे 3 दिन तक, कहां पर, उत्तम भोग भूमि में। तो वो बड़े हो जाएंगे, अंगूठा पिएंगे, फिर 3 दिन धीरे धीरे चलेंगे। पहले खड़ा होना सीखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीखेंगे, फिर गिरेंगे, ऐसे करके फिर क्या होगा, बड़े होने के बाद मतलब जैसे यंग हो गए फिर उनकी शादी हो जाएगी। ऐसा ही 7 स्टेप होते हैं उनके बड़े होने के। 7 स्टेप के बाद में जाकर के, और उनमें सम्यक दर्शन करने की पात्रता 21 दिन के अंदर अंदर, बताओ 21 दिन में ही वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं वहां के बच्चे, कहाँ के, उत्तम भोग भूमि के। 35 दिन में मध्यम के, और जघन्य में 49 डेज में। और क्या होता है भोग भूमि में, देखो भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, विकलत्र जीव नहीं होते, यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के जीव वहां पर नहीं होते। वहां पर सिर्फ पंचेंद्रिय, और वो भी संघी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं भोग भूमि में। इसके अलावा वहां पर व्यक्ति बीमार नहीं होता, किसी प्रकार का कोई रोग की बाधा नहीं होती, कभी उनको कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। इस तरह की भोग भूमि की व्यवस्था होती है। अच्छा, फिर जब उनका मरण हुआ, ये तो हो गई उनकी जीवन की व्यवस्था। अब जब उनका मरण होता है, तो मरण होने पे उनको कौन चलाएगा वहां पर, तो क्योंकि कोई रिलेटिव तो है ही नहीं, और माता पिता की डेथ हो गई, बच्चे हैं भी छोटे, तो उनको उनको कौन क्या करता होगा मरण के समय, किसी को पता है, किसी को है नॉलेज? पता है, कम्फूर की बात ही उड़ जाता है उनका शरीर। हाँ, उनका शरीर ऐसे कहते हैं, या तो कपूर की भांति उड़ जाएगा, या फिर हाँ जैसे लेकिन बादल विघटित होते हैं वैसा हो जाएगा, या जैसे बिजली आती है ना, बिजली वो आई और चली गई, गायब हो गई तुरंत से, ऐसे उनके शरीर विलीन हो जाते हैं। ऐसे भोग भूमियों में ये सारी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है कि उनका शरीर क्या होता है, कपूर की भांति उड़ जाता है। चलिए, ये समझ में आया आपको सबको कि भोग भूमिया क्या है? आया सबको समझ में कि, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि अभी हम जम्बू द्वीप पढ़ रहे हैं, और जम्बू द्वीप में हमने 7 क्षेत्र पढ़े, और 7 क्षेत्रों में 2 प्रकार की भूमियां हैं। कौन कौन सी, भोग भूमि और कर्म भूमि। तो कर्म इसलिए भूमि। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बताऊं कि भोग भूमि आखिर होती क्या है। तो भोग भूमि में इस तरह की व्यवस्थाएं होती है, वहां पर किसी प्रकार की आदि व्याधि रोग, भूख प्यास कुछ नहीं होती। भूख प्यास मतलब भूख तो लगती है, लेकिन जैसे ही वो कल्प वृक्ष के सामने जाके खड़े हुए, तो उनको वो जो हाँ चीज चाहिए, वो सारी चीज उनको वहां पर जाकर के अवेलेबल हो जाती है, किससे, हाँ, पता है, कल्प एक बार वृक्ष। भोग भूमि में कौन कौन सी एक तो भोग भूमि होती है और कर्म भूमि, वो एक बार वो वापिस बता दो, हाँ ले वही लिख कर्म लीजिए, भूमि। हाँ लिख लो, चलो लिख लो। देखो जघन्य से चालू करो। हम्म। जघन्य भूमि होती है हेमवत में और हिरण्यवत में। यानी हम जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले नॉर्थ से तो आ गया हेमवत, और जब हाँ सुमेरु पर्वत के उस वाले भाग में चले जाएंगे, विदेश क्षेत्र के अगले पार्ट में, तो हिरण्यवत। इन दोनों में हाँ जघन्य भोग भूमि होती है, लिख लो ये सब। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में मध्यम भोग भूमि, जहां पर 35 डेज का पीरियड होगा, वो है हरि और रम्यक में। हरि और रम्यक। फिर उसके बाद में अब उत्तम भोग भूमि कहाँ होगी, तो वो होगी विदेह क्षेत्र में। और विदेह क्षेत्र का कौन सा पार्ट, देवकुरु और उत्तर कुरु।
ये कल मैं आपको मैप में दिखा दूंगी कि देवकुरु कहाँ है, उत्तर कुरु कहाँ है। इसमें उत्तम भोग भूमि। हाँ, ये उत्तम भोग भूमि है। अब यहाँ पर देखो, जो जघन्य भोग भूमि होती है ना, वहां पर उनको कितना सा आहार चाहिए होता है। उनको एक समझ लो, हाँ, जितना आंवला है ना, आंवला या नींबू समझ लो, बस उतना सा आंवला आहार करते बेर। हैं, उनका पेट भर जाता है हाँ, इतने से आहार में ही। और जो मध्यम भोग भूमि है, वहां पर बेर जितना आहार करते हैं। एक बड़ा बेर समझ लो, अ, थोड़ा सा मोटा बेर जो होता है ना, नींबू से छोटा, उतना, बस वो उतना खाते हैं एक बार में, उनका पेट भर जाता है। वो बार बार नहीं खाते हमारी जैसे। हाँ, तो इनके श्वास में सब में अंतर होता है ना, इतने इतने में श्वास लेते हैं, इतने में आहार लेते हैं। हाँ, हाँ, सब में अंतर होता, आयु में, उनकी ऊंचाई हाँ, में, उनके आहार में, हाँ, और उनके युवा बनने में। ये मैंने बता दिया ना आपको कि 21 डेज, हाँ, 35 डेज और 49 डेज, ये बताया ना मैंने। फिर जो उत्तम भोग भूमि है, उसमें हम्म। बेर से भी छोटा, यानी फालसा होता है, उतना सा खाना वो खा बीएड, बीएड के बराबर। है। बीएड बोलते ना, बीएड सुना मैंने, बीएड के मतलब बीएड। फालसा समझ लो, बेर से भी छोटा छोटा। बेर है ना, उत्तम भोग भूमि में बस इतना सा भोजन करते हैं तो उनका पेट भर जाता है। इतना कम उनका वहां पर आहार होता है। एक भूमि का नाम और है, जिसे हम कहते हैं कुभोग भूमि। इसका भी हाँ, थोड़ा सा समझ लो कि कुभोग भूमि क्या होती है। जो लवण समुद्र होता है ना, तो जो हाँ, लवण समुद्र के जीव हैं, वो हम्म, कुभोग भूमि वाले जीव हैं। वहां की, उनकी जो दशा होती है वो विचित्र होती है। पहले तो वो वहां पैदा क्यों हुए, देखो समझो, बहुत उत- अच्छी चीज है समझने वाली। हम क्या कुपात्र को करते दान। हैं, कभी भी किसी को भी, जैसे हमारी इच्छा हुई दान दे दिया, चाहे वो पात्र है कुपात्र है, हमारी इच्छा तो थी अच्छी कि दान करें, लेकिन हमने ये विचार नहीं किया कि हम पात्र को, सुपात्र को दान दे रहे हैं, कि पात्र को दे रहे हैं, कि कुपात्र को दे रहे हैं। हमने क्या करा, भावना तो अच्छी थी लेकिन कुपात्र को दान दे दिया। तो इस वजह से क्या होता है, लवण समुद्र में कुभोग भूमि में जाकर के पैदा होते हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां पर धर्म नहीं होता है। वहां पर ना समझी की वजह से हुआ। और उनका शरीर कैसा होता है, उनके किसी के पूंछ बनी हुई है, किसी के सींग बने हुए हैं। अब वो जब चलते हैं ना, जैसे पेड़ के नीचे गए तो उनके सींग टकरा जाएंगे, उनकी पूंछ है वो किसी पेड़ों में फंस जाएगी, कहीं पर चल रहे तो उनकी पूंछ अटक गई। इस तरह से मतलब नाना प्रकार के उनके शरीर में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है वहां पर। और इसका मैंने आपको बताया कि सिर्फ अपात्र को यदि हम दान दे देते हैं, तो उसके फल से हम क्या है, को भोग भूमि में हम पैदा होते हैं। वहां से हमें मर कैसे करके पता है कि बाद में हम सुपात्र। जरूर, वहां से मर करके बाद में जरूर भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कषाय मंद है, वहां पर भी ज्यादा कषाय नहीं है। तो बाद में तो वो भोग भूमि में आ जाएंगे, लेकिन पहले तो उनको ये जन्म वहां पर काटना ही पड़ता है। तो ये पड़े। एक प्रकार की भोग भूमि और बताई, सॉरी, कुभोग भूमि बताई, जो लवण समुद्र में होती है। एक चीज और बताना है, जो हमने भरत क्षेत्र पढ़ा था, भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक विजयार्ध नाम का पर्वत होता है। वहां के मनुष्य के बारे में भी बता देती हूँ आपको। तो वहां के मनुष्य भी क्या होते हैं, वहां पे है तो कर्म भूमि ही, लेकिन वहां के मनुष्यों को एक विशेष प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती है। अलग ही प्रकार की विद्याएं होती है, और ये विद्याएं 500-500 तक की विद्याएं होती है। उन विद्याओं से क्या होता है, वो जैसे अपने विमान में बैठकर जहां मर्जी चले गए। आपने सुना होगा अंजना सती का उदाहरण। अंजना सती जो थी, उसको किसने देखा था, उनका एक भाई था, जो इसी तरह अनु। का विद्याधर था, विमान लेकर के जा रहा था, और उसने देख लिया था कि नीचे अंजना सती, उनका विमान कीलित हो गया था। तो वो कीलित होकर के वो समझ गया कि नीचे कोई सती है, इसलिए मेरा विमान आगे नहीं खिसक रहा है। फिर वो नीचे उतरे और अंजना को अपने विमान में बिठा करके अपनी विद्याधर नगरी में लेके गए थे। तो ये नगरियां हम्म। कहाँ पाई जाती हैं, ये भरत क्षेत्र में
एक कौन सा नाम का पर्वत है? विजयार्ध पर्वत। उस विजयार्ध पर्वत में ये जीव रहते हैं। ये क्या करते हैं? अपना रूप बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेंगे। और लेकिन यदि कोई दूसरा देवता, मतलब दूसरा मनुष्य जिसको ये विद्याएं प्राप्त है, वो उनको पहचान सकते हैं। अगर वो अपना वो लगाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो देख पाते कि अरे ये तो वो ही मनुष्य है, लेकिन इसने अपना रूप बदल लिया है। वहां के मनुष्य देखो कितनी विचित्र बात है। यदि वो मनुष्य मतलब वो जो विद्याधर मनुष्य है, यदि वो अपनी विद्याओं का त्याग करके और मुनि पद धारण कर ले, तो उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। तो ये विद्याधर नगरियां हैं विजयार्ध पर्वत पे। और तो ये देव नहीं होते, ये मनुष्य होते हैं ये हाँ, सब जो। मनुष्य मनुष्य होते, देव नहीं होते, मनुष्य होते। अच्छा। और उसके अलावा देखो वहां पर 110 नगरियां हैं उस विजयार्थ पर्वत पर। और जैसा अपना ये मानो एक भारत देश है ना, उस भारत हाँ। देश से भी बड़ी एक एक नगरी है विजयार्ध पर्वत पर। इतनी बड़ी बड़ी विशाल नगरियां उस विजयार्ध पर्वत पे हैं। और उसी विजयार्ध पर्वत को जो भरत चक्रवर्ती होता है ना, वो उस विजयार्ध की गुफा में प्रवेश करता है। किस लिए? 6 खंड को जीतने के लिए। तो जब वो इस विजयार्ध गुफा से निकलता है ना, इससे निकलना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। तो वो जैसे ही इसके गेट या गुफा को या दरवाजे को खोलता है, वहां से बहुत मतलब धुआं निकलता है। और वहां पर कहते हैं उस चक्रवर्ती को भी थोड़ी देर, मतलब थोड़ा समय होता है कि उसको रुकना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है विजय पर्वत को पार करना। और जैसे ही वो विजय पर्वत को पार करके आगे चला जाता है, तो वो अर्ध चक्रवर्ती बन जाता है। अभी पूरा चक्रवर्ती नहीं बना। पूरा तो कब बनेगा? वो जब 6 खंडों को जीत लेगा, एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड। जब इनको जीत लेगा, तो वो वहां पर क्या बन जाएगा? पूरा चक्रवर्ती। लेकिन विजयार्ध, विजयार्ध से क्या पता चल रहा है? आधा जीतना। तो यानी भरत चक्रवर्ती ने विजयार्ध पर्वत को पार कर लिया, इसका मतलब वो आधा चक्रवर्ती बन गए। बन गया। हाँ। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ बातें इसलिए बताई क्योंकि जम्बू द्वीप का हमारा प्रकरण चल रहा था। तो वहां पे मेरे को ये प्रकरण बताना ही था कि ऐसी ऐसी पूरी जम्बू द्वीप में व्यवस्था है। अब एक दिन हम वो बताएंगे कि जम्बू द्वीप में कहाँ कहाँ कितने अकृत्रिम चैतालय हैं, है ना। कहाँ कहाँ पर ऐसे 458 अकृत्रिम चैतालय होते हैं सारे। तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वो फिर सब भरत सब चक्रवर्ती बनता तो कौन से गुफा पे अपना नाम लिखता? वर्षावचल वो पर्वत पे नहीं, क्या वो क्या होगा? होता है देखो सुनो। वो जब इस विजयार्ध पर्वत से आगे जाता है ना, तो उसके हाँ। ऊपर आता है एक वृषभांचल पर्वत, या उसको हाँ, क्या बोलते हैं, शिला, वृषभगिरी भी बोलते हैं शायद। ऋषभगिरी, हाँ। पुष्पांचल पर्वत। वृषभांचल पर्वत